हाँ जी, तो सेल डिवीजन की ये वजूहात हो सकती हैं कि सेल नंबर इंक्रीज करने के लिए, सेल्स को रिप्लेनिश करने के लिए, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, इस वजह से सेल डिवीजन हो रही होती है। अब सेल को अगर आप देखें कि ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक जो लिविंग बीइंग है वो सेल्स से ही बना हुआ है। अब उनमें से कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बाकायदा न्यूक्लियस होता है, कुछ सेल्स के अंदर न्यूक्लियस बाकायदा नहीं होता और डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो जिनके अंदर बाकायदा न्यूक्लियस होता है उनको हम कहते हैं ये यूकैरियोट्स हैं, और जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम कहते हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये जो एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल, और ये कौन सा प्लांट सेल। सेल के अंदर आप देखिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आप ये देखिए ये न्यूक्लियस है, और यहाँ एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है। उसके अलावा आपको जितनी भी ये नजर आ रही है ये सारी ऑर्गेनेलिज है। प्लांट सेल में और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में जो आपको नजर आ रही है वो क्या है, ऑर्गेनेलिज है। बाहर ये जो कवरिंग है ये है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट में तो सेल वॉल भी है, और एनिमल सेल के गिर्द क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप लोगों ने पहले बायो पढ़ी हुई है मैट्रिक में? यस मैम। ठीक हो गया। चलिए फिर बेसिक बेसिक चीजें तो आपको इनका तो अंदाजा होगा, कुछ एफएससी के भी बल्कि स्टूडेंट्स होंगे आप में, तो इतना तो आपको अंदाजा होगा कि सेल क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस क्या है, सेलुलर ऑर्गेनेलिस कौन सी होती है। चलिए मैं मजीद भी थोड़ा सा बता देती हूँ। न्यूक्लियस क्या है, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की सूरत में। बाकी ये साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो जेली लाइक लिक्विड मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। स्पेसिफिक ऑर्गेनेलिस, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट सेल्स में, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। हमें हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो कौन जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए कि ये आपको नजर आ रहे होंगे गोल्जी अपरेटस, प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड होती हैं, इंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, आपका सेल स्ट्रक्चर जो है उसमें प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स का यानी स्ट्रक्चरल रोल होता है, उनका फंक्शनल रोल होता है। तो प्रोटीन्स कहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस के बाहर, और ये क्या है, ये गोल्जी अपरेटस, यहाँ पे प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग हो रही होती है। ठीक है, गोल्जी अपरेटस के ऊपर, उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको ये दाने दाने से नजर आ रहे हैं। ये दाने क्या है, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये एक सेल का एक मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि सेल किस तरह से होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज होती हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, यानी कि आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक हो गया। हाँ जी, अब आप ये देखिए कि सेल जो है बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, आपको आम आंख से नहीं नजर आता सेल। सेल्स को देखने के लिए आपको उसको माइक्रोस्कोप की आंख से देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है उसको। ठीक है, क्योंकि सेल्स के अंदर भी चीजों ने जाना है और सेल से बाहर भी आना है, यानी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होनी है इनसाइड द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। अगर सेल का साइज बहुत बड़ा हो तो इस ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज हो सकते हैं। तो इस वजह से सेल साइज जो है उसको छोटा रखा जाता है, क्योंकि सेल साइज कम हो, स्मॉलर सेल साइज हो, तो ऐसे सेल ज्यादा एफिशिएंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। ठीक है, अच्छा ये एक सेल का इंट्रोडक्शन था, उसके साइज की बात थी। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। ठीक है, सेल डिवीजन कैसे होती है, जो सेल्स पहले से मौजूद होते हैं, नए सेल्स उनसे कैसे बनते हैं। ठीक है, और नए सेल्स जब बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। पूरा एक जो साइकिल होता है पुराने सेल से, ओल्ड सेल से न्यू सेल्स के बनने का, उसको हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जो यहाँ पे 3 स्टेजेस जिक्र की गई हैं, इंटरफेज, माइटोसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इंटरफेज, माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस, ये 3 मेजर
स्टेजेस होती हैं, 3 मेन स्टेजेस होती हैं सेल साइकिल में। यहाँ पे आगे फिर हम इसको देख लेते हैं कि ये आप देखिए, ये उसको सेल साइकिल को इस तरह से ड्रा किया गया है। ये क्या है, उसकी मुख्तलिफ डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस, उसके अलावा ये क्या सारा है, ये इंटरफेज है, ये दरमियान वाला, ये सारा क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज की फिर आगे सब डिवीजन हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है, ये हम आगे चल के देखते हैं कि ये फेजेस क्या हैं, लेकिन ये इसकी मेन डिवीजन है सेल साइकिल की। इंटरफेज, उसके अलावा क्या है, माइटोसिस, और थर्ड क्या है, साइटोकाइनेसिस। अब जो सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरफेज, इंटरफेज फेज की आगे फिर 3 मजीद डिवीजन हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज, G का मतलब है ग्रोथ, S का मतलब होगा सिंथेसिस। ग्रोथ फेज में क्या होगा, जो G1 फेज में जो मैंने आपको बताया ना कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, जब एक सेल से दूसरे सेल ने बनना है तो फिर जरूरी है कि दूसरा नए बनने वाला सेल बिल्कुल पहले सेल जैसा ही हो। अब पहले सेल जैसा होने के लिए जरूरी है कि जितनी चीजें उसमें थी उतनी ही अगले में भी हों। अब अगले में उतनी चीजें बनाने के लिए जरूरी है कि पहले मौजूद चीजों को डबल कर लिया जाए। ठीक है, तो उस फेज को जहाँ पे वो चीजें सारी ऑर्गेनेलिज वगैरह डबल हो रही होती हैं, दो दो बन रही होती हैं, उसको हम कहते हैं G1 फेज। ठीक है, एस फेज क्या होता है, एस फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज या डीएनए रेप्लिकेशन फेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, 2 डीएनए बन जाते हैं ताकि दोनों सेल्स में एक एक चला जाए। ठीक है, G2 फेज के अंदर क्या होता है कि एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल G2 फेज में बनता है। ठीक है, तो ये इंटरफेज की डिफरेंट स्टेजेस हैं। कौन कौन सी इंटरफेज की स्टेजेस हैं, G1 का क्या मतलब है, ग्रोथ फेज, जिसमें सेल की जो जेनेटिक मटेरियल के अलावा सारा मटेरियल है ना वो सारा डबल हो रहा है। एस फेज में क्या है, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रहा है। और G2 फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो बनता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? यस कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से यहाँ तक? यस मैम। क्या था? कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जी फिर हम आगे चलते हैं। जी ईशा फातिमा कुछ पूछना चाह रही हैं? चलें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, फेज में क्या? इंटरफेज की 3 स्टेजेस है। जब सेल डिवाइड करता है ना, एक सेल डिवाइड किया तो उससे कितने बन गए, 2 सेल। ठीक है, अब 2 सेल्स आगे डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएंगे। हर सेल डिवाइड करता है तो अपने जैसे 2 सेल्स बना देता है, एक ही डिवीजन से 2 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब इस 2 डिवीजन्स के दरमियान में जो एक फेज आता है ना उसको हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज जो है उसके फिर 3 फेजेस होते हैं जिसके अंदर सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है। यानी डिवीजन से पहले उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो डबल हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल भी और जो साइटोप्लाज्म के अंदर भी मटेरियल था वो सारा भी डबल हो जाता है ताकि दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाए, जेनेटिक मटेरियल भी और नॉन जेनेटिक मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी। ये होता है इंटरफेज। क्लियर हो गया अब? हाँ जी, क्लियर हो गया आप ये पॉइंट? फौरन रिस्पॉन्ड किया करें। यस मैम। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अब आगे आप देखिए कि हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्या है, सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस तरह से किस सूरत में मौजूद होता है, तो जिस शक्ल में
जेनेटिक मटेरियल यानी आपका डीएनए जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है, वो होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की सूरत में डीएनए आपके सेल्स में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। डीएनए इज प्रेजेंट इन योर सेल। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जैसे आप यूं देखिए कि आपने पढ़ा होगा डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसके डीएनए के, और वो डीएनए जो है बहुत ज्यादा लंबा एक स्ट्रैंड होता है, ठीक है, बहुत इलोंगेटेड होता है। और हमने हमने देख लिया कि सेल तो बहुत छोटा सा होता है। सेल के अंदर डीएनए के समाने के लिए जरूरी है कि जो डीएनए है वो कॉइल्ड हो। जैसे आप देखिए नलकी के ऊपर धागा लिपटा होता है, धागे को आप देखें तो कितना लंबा होता है। अगर वैसे वो खुली हुई सूरत में हो तो वो कितनी जगह घेरेगा, लेकिन वैसे आप क्या करते हैं, उसको किसी भी छोटी से अगर आप चीज के ऊपर लपेटते हैं तो पूरा धागा सिमट के आ जाएगा। तो इसी तरह जो डीएनए है बहुत ज्यादा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, पॉलीमर है, लार्ज स्ट्रक्चर है। ये इसको लार्ज मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को कॉइल कर दिया जाता है प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन्स के ऊपर कॉइलिंग से ये क्या हो जाता है, कंपैक्ट हो जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है। क्रोमोसोम की ये वाली सूरत होती है। ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, और ये 2 क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं। जब 2 क्रोमोसोम इस तरह आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनको हम कहते हैं, ये कौन से क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम किसकी तरफ से होता है, फादर की तरफ से होता है, एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से होता है, ठीक है। और इन 2 को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और एक पार्ट को हम कहते हैं क्रोमाटिड। ये जो एक हिस्सा है ना इस होमोलोगस क्रोमोसोम का, एक हिस्से को हम कहते हैं ये क्रोमाटिड है, ठीक है। और इसको कहेंगे ये भी क्रोमाटिड, यानी ये 2 क्रोमाटिड हैं, ठीक है। और इनको क्रोमाटिड्स को क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। यानी इस क्रोमोसोम के ऊपर अगर इंफॉर्मेशन है ना आपके आई कलर के लिए इस जगह पे, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर भी इस जगह पे जो जीन्स होंगी, जो इंफॉर्मेशन होगी वो आई कलर के लिए होगी। अब यहाँ पे अगर हाइट के लिए जीन्स हैं तो यहाँ पे भी हाइट के लिए होंगी जीन्स, यानी ये दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम इंफॉर्मेशन होगी दोनों के ऊपर, आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन। सेम ट्रेड्स के लिए, यानी आई कलर के लिए अगर एक के ऊपर इंफॉर्मेशन है तो उसके सामने उसी जगह पे आई कलर के लिए ही इंफॉर्मेशन होगी। हाइट के लिए है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे भी हाइट के लिए ही होगी। तो इनको हम कहते हैं ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। डीएनए जो है प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल्ड होके कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो हैं वो 2 ये जो इस सूरत में होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसी तरह पेयर्स की फॉर्म में ही सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 2-2 जोड़ों की सूरत में। एक जोड़ा जो है वो 2 क्रोमोसोम से बनता है, एक पेयर 2 क्रोमोसोम से बनता है। एक क्रोमोसोम कहाँ से होता है, फ्रॉम फादर, और दूसरा क्रोमोसोम होता है फ्रॉम मदर साइड। तो इन दोनों के कंबाइन करने से ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनता है, जिसके एक पार्ट को हम कहते हैं क्रोमाटिड। इन दोनों को हम कहते हैं ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। यस ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम्स किस शेप में होता है, एक्स शेप में। क्रोमोसोम लुक्स लाइक एन एक्स, ठीक है। और सिस्टर क्रोमाटिड्स से, और जिस पॉइंट पे 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स मिल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। ये देखिए, ये जो पॉइंट जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ये पॉइंट जहां पे दोनों मिल रहे हैं, कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कहाँ पे बनते हैं, इंटरफेज के दौरान। और इंटरफेज की हमने 3 फेजेस पढ़े ना, G1, S और G2। तो S फेज के दौरान ये क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती हैं, जीन्स, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है आपके डीएनए की सूरत में। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड्स की सूरत में होती है, वो क्या होते हैं, जीन्स। जीन्स डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन देता है।
यानी अगर आपके जो आपकी स्किन का कलर है उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए का कोई एक पार्ट देगा, पूरा डीएनए जो है वो नहीं कोड करेगा स्किन कलर के लिए। या अगर आपकी हाइट है तो हाइट के लिए इंफॉर्मेशन जो देगा वो भी डीएनए का कोई और पार्ट होगा। तो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स की सूरत में सेव होती है, जीन्स की सूरत में स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। आपकी जैसे ईयर लोब है, आपके कान की लोब, ये अटैच्ड होगी या सेपरेट होगी, ये जुड़ी हुई होगी या अलग होगी। आपके कान की ये जो लोब है, कान की लोब, ये भी इंफॉर्मेशन किस में होगी, जीन्स में होगी। ठीक है, तो आई कलर की जीन्स आई कलर की इंफॉर्मेशन देंगी, आपकी जो हाइट की जीन्स हैं वो हाइट की इंफॉर्मेशन देंगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो आपकी ट्रेड्स होती हैं, मुख्तलिफ आपकी खसूसियात होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जीन्स देती हैं। ठीक हो गया, जीन्स का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि जीन्स क्या होती हैं? डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाती हैं, जीन्स से मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनती हैं और प्रोटीन से ही फिर हमारी वो ट्रेड्स सामने आती हैं, हमारी खसूसियात सामने आती हैं। हाँ जी, मिशल याकूब, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? जैनब एहसान, मारिया कमल, मैम क्लियर है। जीन की समझ आ गई कि जीन क्या है, सेंट्रोमियर मैम क्या समझ है? आया। वो पॉइंट जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच होते हैं। क्रोमाटिड क्या है? ये क्रोमाटिड देखिए, ठीक है, इन दोनों को कहेंगे ये सिस्टर क्रोमाटिड है। क्रोमाटिन हम तब कहेंगे, जेनेटिक मटेरियल को क्रोमाटिन हम तब कहते हैं जब डीएनए जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलके एक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं ये क्रोमाटिन है। क्रोमाटिन क्या होगा कि क्रोमाटिड जो है उनको हम कहेंगे ये क्रोमाटिन है। क्रोमाटिड क्या होंगे? क्रोमाटिड अटैच होंगे डीएनए, यानी कि जो क्रोमाटिड है वो प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे। ये है ना क्रोमाटिड यानी क्रोमोसोम, इसके ऊपर क्या है, डीएनए है। डीएनए किसके साथ अटैच होगा? प्रोटीन के साथ, तो ये बन जाएगा क्रोमाटिन। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो हम फेजेस की बात कर रहे थे कि ग्रोथ फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? G1 फेज में जैसे मैंने आपको बताया कि साइज डबल होता है सेल का, और जितने स्ट्रक्चर सेल के फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं यानी कि सेलुलर ऑर्गेनेलिज वगैरह, वो सारी बनती हैं इस फेज के दौरान। सेल प्रोड्यूस कर लेता है उन ऑर्गेनेलिज को नए सेल को देने के लिए। ठीक है, अब एस फेज के अंदर क्या होता है? आपका जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए वो रेप्लिकेट होता है। ठीक है, वो जैसे अगर आप एक लाइन लगाते हैं, आप उस लाइन के ऊपर लिखते हैं ABCD डिफरेंट अल्फाबेट्स, आप नीचे एक और लाइन लगा देते हैं और उसके ऊपर भी आप सेम ऊपर वाली चीजें लिख देते हैं ABCDEF वगैरह। ठीक है, आपने यानी ऊपर वाले की कॉपी तैयार कर ली दूसरी। इसी तरह डीएनए के ऊपर जो जीन्स होती हैं और सारा आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आपका जो हेरिडिटी मटेरियल डीएनए की सूरत में होता है, वो सारा का सारा रेप्लिकेट हो जाता है, उसकी नकल तैयार हो जाती है, उसकी कॉपी तैयार हो जाती है इस एस फेज के अंदर, ताकि दोनों सेल्स के अंदर सेम सेम जेनेटिक मटेरियल जाए। G2 फेज के अंदर क्या होता है कि सेल्स के प्रॉपर डिवीजन के लिए दोनों सेल्स के अंदर बराबर बराबर चीजें जाएं। ऐसे ना हो कि दोनों सेल्स के अंदर डीएनए चला जाए और दोनों सेल्स के एक ही सेल के अंदर दोनों डीएनए चला जाए और एक सेल के अंदर डीएनए जाए ही ना। ठीक है, ये एक ही सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज डबल डबल हो जाए और एक दूसरे सेल के अंदर जाए ही ना। तो इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर डिवीजन के लिए, सेल के अंदर डिवीजन के लिए डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि सेल को प्रॉपरली डिवाइड करता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं जैसे काइनेटोकोर हो गए, सेंट्रोमियर्स हो गए, वो सारे प्रोड्यूस होते हैं जो सेल को प्रॉपरली डिवाइड करते हैं। तो वो सारे कब प्रोड्यूस होते हैं? G2 फेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंटरफेज के बाद कौन सा फेज होता है? माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है कि सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है। ये आप देखिए ना, ये जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। अब ये क्या हो रहा है? ये माइटोसिस
यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, ये सारे माइटोटिक फेज हैं ये वाले। ये देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे सेल के दरमियान में अरेंज हो गए, यहाँ पे किनारों पे चले गए, सेल्स की बाउंड्री पे, यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री पे हो गए, यहाँ पे 2 सेल्स बन गए। तो ये इसको हम कहते हैं ये वाला जो फेज, ये माइटोटिक डिवीजन है। यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 बाकायदा हिस्सों में, 2 प्रॉपर हिस्सों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको हम कहते हैं माइटोसिस। यानी जेनेटिक मटेरियल जिसकी 2 कॉपीज तैयार हुई थी उनको सेपरेट कर दिया गया, उनको स्प्लिट कर दिया गया, ठीक है, ताकि दोनों सेल्स में बराबर बराबर जाए, दोनों जो नए सेल्स बने आइडेंटिकल हों, ठीक है। अच्छा, अब ये इस स्लाइड में आप देखिए कि जो अभी मैं क्वाइलिंग की बात कर रही थी कि डीएनए जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, यानी ये देखिए एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है, दोनों क्वाइल हुए हुए हैं। और ये अब इस तरह एक्सटेंसिव क्वाइलिंग जब इनकी होती जाएगी तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स की सूरत में आ जाएंगे। और ये क्वाइलिंग इनकी किस चीज के ऊपर हो रही है, ये क्वाइलिंग इनकी हो रही है प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब जब इससे प्रोटीन्स बननी है डीएनए से, हमने पीछे बात की ना कि डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, तो वो कब कैसे बनती हैं, इसी तरह से डीएनए जो है वो ओपन होता है, यानी ये जो इतना कम्पैक्ट था ये ओपन हुआ, और उसके बाद यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो ले ली जाती है प्रोटीन्स के लिए। वो फिर मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि डीएनए का जो बनना है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए का कॉपी होके बनना, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये माइटोसिस की हम बात कर रहे थे, तो माइटोसिस क्या होती है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। इसकी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे जो सेल आपको नजर आ रहा है ये प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है ना जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है प्रोफेज के अंदर। और क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स, ये जो आपको ये धागा नुमा साख्तें नजर आ रही है ना, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, और ये जिसके साथ अटैच है ना दरमियान में, उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, ये सेल के अंदर बनना शुरू हो गए हैं। किस फेज में, प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि स्पिंडल फाइबर्स, और दूसरी क्या चीज, सेंट्रियोल्स, ये बनना शुरू हो गए। उसके अलावा क्या हुआ, न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू हो गया। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ कि ये जो क्या नाम है इनका, क्रोमोसोम्स, ये अरेंज होना शुरू हो गए। क्रोमोसोम्स अरेंज होना शुरू हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो थे वो अरेंज होना शुरू हुए, और इनके साथ क्या हुआ कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे ये इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं मेटाफेज में, और उसके बाद क्या होता है एनाफेज में कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ना, ये श्रिंक होना शुरू होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। जब ये आप देखिए कि एक, ये फर्ज करें एक धागा नुमा साफ्ट है, ये इसके साथ बंधी हुई है, अगर आप इसको पीछे की तरफ करते हैं, इसको खींचते हैं पीछे की तरफ, इसको शॉर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये इसकी तरफ खींचेगा। पहले तो ये सेंटर में है ना, तो अब क्या होगा एनाफेज के अंदर कि ये स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और क्रोमोसोम्स जो है ये मूव करेंगे टुवर्ड्स पोल्स। ये 2 पोल्स हो गए ना, तो दोनों पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे क्रोमोसोम्स, और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। एनाफेज के अंदर क्या हुआ, जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो शॉर्ट होना शुरू हुए, और जो क्रोमोसोम्स थे वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ये जो क्रोमेटिड्स थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, और सेपरेट होके दे मूव टुवर्ड पोल्स, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए कि एनाफेज के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए, ठीक है। टीलोफेज के अंदर क्या होगा कि ये मुकम्मल एक साइड पे होगी, और टीलोफेज के अंदर जो सेपरेशन हो रही थी, इनकी सप्लीशन हो रही थी जेनेटिक मटेरियल की, वो कंप्लीट हो गई। हाँ जी, समझ आई आपको कि 4 स्टेजेस कौन सी है माइटोसिस की और क्या हो रहा है इनके अंदर? कोई पॉइंट जो आपको Yes, ना ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारा Last क्लियर point. हो गया?
लास्ट अच्छा टीलोफेज, चले मैं रिपीट कर देती हूँ लास्ट पॉइंट। टीलोफेज के अंदर ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रही थी ना, माइटोसिस हो रही थी, ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये टीलो का मतलब ही है एंड। ठीक है, तो एंड होगी, यानी ये जो माइटोटिक डिवीजन हो रही थी ये कंप्लीट हो गई। लास्ट में ये होता है डॉटर सेल्स जो है वो यानी कि जो सेल के दो पार्ट्स थे ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, तो यहाँ देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया था, यहाँ फिर से न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, अब दो का साइटोप्लाज्म बस इकट्ठा रह गया। तो जो नेक्स्ट स्टेज है ना, नेक्स्ट स्टेज वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, दो सेल्स अलग-अलग हो जाते हैं, दो नए सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। पहले क्या हुआ था कि सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो डिवाइड हो रहा था, लेकिन अब साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया और दो डिफरेंट डॉटर सेल्स बन गए, एक सेल से दो सेल्स बन गए और दोनों के अंदर आइडेंटिकल न्यूक्लियाई हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, तो ये माइटोसिस थी और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब है मियोसिस, यानी सेल डिवीजन दो तरीकों से हो सकती है, माइटोसिस से भी हो सकती है और मियोसिस से भी हो सकती है। माइटोसिस में तो हमने ये देखा था ना, एक सेल से क्या बनते हैं, दो सेल्स बनते हैं और दो से फिर आगे चार बनते हैं। मियोसिस के अंदर भी यहाँ तक तो बात सेम है, जब तक आप नंबर की बात करें कि एक सेल उसके अंदर डीएनए रेप्लिकेट हुआ, उस एक से दो बने, अब ये एक डिवाइड हुआ, दो इससे बन गए, ये डिवाइड हुआ, दो इससे बने। ठीक है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह बनते गए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, हर फेज हर स्टेज पे अगले स्टेप पे जो नंबर है वो डबल होता है सेल डिवीजन के दौरान। लेकिन मियोसिस में जो फर्क है ना, वो ये होता है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ रह जाते हैं डॉटर सेल्स में, यानी ये जो फर्स्ट डिवीजन होनी थी, ये सेल डिवाइड होकर दो बनाने थे, तो यहाँ पे तो डीएनए रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, लेकिन जब इन सेल्स में आया तो ये पेरेंट सेल जितना ही था, जितना ये देखिए पेरेंट सेल में है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, तो यहाँ भी आप देखेंगे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको दो पेयर्स नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स के डॉटर सेल्स में भी। लेकिन जब ये डॉटर सेल्स डिवाइड होते हैं तो डिवीजन से पहले इनमें रेप्लिकेशन नहीं होती, तो इस वजह से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ रह जाता है। ये किस सूरत में होता है, ये जब गैमीट्स बनते हैं यानी कि एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, तो उस सूरत में क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर दिया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स, ये जो एग्स और स्पर्म्स आपस में जब ये दोनों मिलते हैं और एक सेल बनाते हैं, तो उस सेल के अंदर फिर से वो जो नंबर है वो रिटेन हो जाता है। तो अगर इसी तरह से इनके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो पेरेंट सेल की तरह, एग्स में भी और स्पर्म्स में भी जब वो मिलेंगे, तो फिर तो वो जो है क्रोमोसोम का नंबर वो तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखना होता है। तो जो वैसे बॉडी के सेल्स बन रहे होते हैं उनके अंदर माइटोसिस हो रही होती है, लेकिन जो गैमीट्स बन रहे होते हैं यानी जो आपके रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स बन रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, गैमीट्स, एग्स और स्पर्म्स, उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ कर दिया जाता है, ताकि जब दो गैमीट्स आपस में मिले तो फिर क्रोमोसोम्स का नंबर जो पेरेंट सेल जितना था वो दोबारा से रिटेन हो जाए। हाँ जी, मियोसिस और माइटोसिस की समझ आ गई आपको?